फ्रेंड्स, स्वागत है आपका दिव्या आयुर्वेदिक सेंटर बीएमएस में। फ्रेंड्स, मैं हूं सुनील। आज हम पढ़ने वाले हैं वात के प्रकार। हमने पिछले लेक्चर में पढ़ लिया था कि वात के गुण क्या होते हैं, वात के कर्म क्या होते हैं और वात के क्षय के लक्षण क्या हैं, वात की वृद्धि के लक्षण क्या हैं। इन सब चीजों को हमने पिछले लेक्चर में पढ़ लिया था। आज हम सिंपली पढ़ेंगे वात के प्रकार। सिंपली वात के 5 प्रकार होते हैं: वायु, प्राणवायु, और वायु का मतलब होता है वात। ठीक है, तो प्राणवायु, उदान वायु, समान वायु, व्यान वायु और अपान वायु, ये 5 प्रकार हैं वात के। आपको सिंपली इसके अंदर कुछ नहीं पढ़ना है, बस 2 चीजें आपको याद करनी है। पढ़ना भी नहीं है, आपको याद करना है 2 चीजें खाली, कि प्राण वायु का स्थान क्या है और प्राण वायु का कर्म क्या है, यानी कि प्राण वायु का कार्य क्या है। बस स्थान और कार्य, 2 चीजें आपको प्राण वायु की याद करनी है और 2 ही चीजें उदान वायु के मतलब स्थान और कार्य। ठीक है, 5 के आपको सिर्फ स्थान और कार्य को याद करना है। श्लोक नहीं याद करने, इसमें सिर्फ हिंदी में ही याद कर लेना है। ठीक है, जब भी वात के प्रकार आए तो आपको इनको लिखना है। वैसे सिंगल क्वेश्चन कभी नहीं आता कि वात के प्रकार लिखो, इसके साथ साथ वात के गुण या फिर कर्म के साथ साथ तब वात के प्रकार लिखने को बोलता है। तो वहां पर अगर कर्म या फिर गुण या फिर लक्षण वृद्धि के क्षय के अगर पूछता है तो आपको श्लोक के साथ उन्हें लिखना है और इसके प्रकारों को बिना श्लोक के हिंदी में ही आपको लिख देना है। प्राण मतलब 5 प्रकारों को वात के। ठीक है, सबसे पहला प्रकार है प्राण वायु। तो हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं प्राण वायु का स्थान और प्राण वायु का कर्म। ठीक है, तो प्राण वायु का स्थान क्या है? मस्तिष्क, उर और कंठ। ठीक है, उर का मतलब है यहाँ पर थोरेक्स, कंठ का मतलब है यहाँ पर नेक यानी कि गला, और मस्तिष्क का आप जानते हैं ब्रेन। तो ये प्राण वायु के स्थान है। और प्राण वायु का कर्म क्या है? तो हृदय, मन, इंद्रियों के कर्मों, यानी कि इंद्रियां हम जानते हैं हमारी आंख, नाक, ये सब इंद्रियां होती हैं। तो इनके कर्मों का प्रेरक जो होता है वो प्राण वायु होता है। थूकना, छींकना, डकारना, श्वास लेना, अन्न का निगलना, ये सब हमारे प्राण वायु के कार्य हैं आदि। ठीक है, तो इसमें आपको ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है, क्योंकि आदि है मतलब आगे भी इसके काम है, तो हम सब तो याद कर नहीं सकते, तो इसलिए आपको इतना ही बताया गया है, इतना तो आपको पता होना चाहिए। तो इसमें आप समझ गए कि आपको क्या करना है, सिर्फ आपको स्थान याद करने हैं। मैंने इसलिए मॉडर्न से भी रिलेट कर दिया कि उर को थोरेक्स कहते हैं, कंठ को, और आगे भी जो ऐसे वर्ड आएंगे उनकी मैं आपको मॉडर्न मीनिंग बता दूंगा, यानी इंग्लिश में मीनिंग बता दूंगा, ताकि आपको याद करने में आसानी हो। ठीक है, लेकिन आप मान के ही चलिए आपको स्थान और कर्म पता होने चाहिए हर प्रकार के, और कुछ भी आपको समझना नहीं है इसके अंदर। दूसरी है हमारी उदान वायु। ठीक है, अब हम देखेंगे उदान वायु का स्थान क्या है, उदान वायु का कर्म क्या है। तो उदान वायु का जो स्थान है वो है उर, नाभि और कंठ। ठीक है, उर का मतलब वही हो गया थोरेक्स। ठीक है, नाभि का मतलब हो गया अम्बलाइकस और कंठ का मतलब वही नेक, गला। तो यानी कि ये 3 जो स्थान है वो उदान वायु के हैं। उदान वायु का कर्म क्या है? तो वाणी की प्रवृत्ति, यानी जो हम बोलते हैं वो उदान वायु की वजह से। प्रयत्न, उत्साह, बल, वर्ण तथा स्मृति का संपादन, यानी कि जो भी हम पिछला याद करते हैं अपने बीते हुए कल को, वो उदान वायु की वजह से हम करते हैं आदि। ठीक है, ये था उदान वायु के कर्म। उसके बाद हम देखेंगे समान वायु। ठीक है, समान वायु का स्थान क्या है? तो पाचक अग्नि के समीप, यानी कि पाचक अग्नि मतलब क्या हुआ यहाँ पर? पाचक अग्नि का मतलब है यहाँ पर डाइजेस्टिव फायर। ठीक है, डाइजेस्टिव फायर, यानी डाइजेस्टिव फायर के समीप रहता है समान वायु। क्यों? क्योंकि आपको मैं पहले ही बता दूं कि जो समान वायु है वही प्रेरक होता है जठराग्नि का, यही प्रदीप्त करता है जठराग्नि को, तब जाके जठराग्नि प्रदीप्त होके हमारे आहार को पचाती है। तो इसलिए पाचक अग्नि के समीप होता है और समस्त कोष्ठ, यानी कि सारे कोष्ठों में ये प्रेजेंट रहता है। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे इसके क्या कर्म। ठीक है, कोष्ठ का मतलब यहाँ पर है वॉल्ट, यानी कि चैम्बर। ठीक है, ये भी आप जान लो, इसका मतलब वॉल्ट या फिर चैम्बर है। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे कर्म क्या है, यानी कि कार्य क्या है समान वायु के। तो जठरा अग्नि को प्रदीप्त करना, मैंने आपको पहले ही बताया था। तत्पश्चात रस और मल को पृथक पृथक करना, मतलब अलग अलग करना। पृथक मतलब होता है अलग करना। ठीक है, और हमने देखा कि जठरा अग्नि को प्रदीप्त करता है कौन? समान वायु। तब जाके क्या होगा? पाचन होगा, और जब पाचन होगा आहार का तो 2 चीजें बनेंगे, क्या? एक तो आहार रस और दूसरा मल। ठीक है, ये थी हमारी समान वायु। चौथी हमारी है व्यान वायु। अब हम पढ़ेंगे व्यान वायु। ये है हमारी व्यान वायु। व्यान वायु का स्थान होता है हृदय। ठीक है, यानी कि हार्ट। हृदय मतलब होता है हार्ट,
यानी कि व्यान वायु का स्थान क्या है, हर्ट, और व्यान वायु का कर्म क्या है, तो संपूर्ण शरीर में विचरण, यानी कि यह वायु क्या करती है, संपूर्ण शरीर में विचरण करती है। क्यों? क्योंकि ये हृदय में है ना, हृदय से ही तो सारी आर्टरी वेन्स जाती हैं और यहीं से सारा ब्लड पूरे शरीर में पंप होता है। तो यानी कि व्यान वायु विचरण करती है पूरे शरीर में, और क्या करवाती है ये, तो गति चेष्टाएं शरीर की, यानी कि जो हम हाथ पैर डुलाते हैं, हिलाते हैं, चलते फिरते हैं, ये सब व्यान वायु की वजह से। ठीक है, याद रखना। पांचवा हमारा है अपान वायु। अपान वायु का स्थान है वृषण, वस्ती, नाभि, उरु, वंशड़, गुदा। ठीक है, यहाँ पर याद रखना, वृषण मतलब होता है टेस्टिस, ठीक है, और वस्ती मतलब क्या होता है, तो वस्ती मतलब होता है मूत्राशय। ठीक है, इसको आप लिख लेना, मूत्राशय। नाभि मतलब अम्बलाइकस। ठीक है, उरु मतलब क्या होता है, तो उरु मतलब होता है थाई। ठीक है, याद रखना, उरु मतलब होता है हमारा थाई। और इसके बाद हमारा वंशड़। वंशड़ का मतलब है एक तरीके से हम कह सकते हैं इंगुइनल। ठीक है, इंग्वाइनल। इंग्वाइनल मतलब होता है जांग और पेड़ों के बीच का जो मतलब बीच का जो अंश है उसको हम क्या बोलते हैं, वंशड़, यानी कि इंग्वाइनल। और तीसरा होता है हमारा गुदा। गुदा को मैंने पहले ही आपको बता रखा था कि मल द्वार बोलते हैं इसको। ठीक है, मल द्वार। और इसके अंदर अब हम इसके कर्म को देखेंगे। स्थान हमें पता चल गया, टेस्टिस, वस्ती, ठीक है, नाभि, उरु, वंशड़, गुदा। उसके बाद कर्म क्या है इसके, तो वीर्य, मूत्र, पुरीस, आर्तव, गर्भ को बाहर निकलना, यानी हमारी बॉडी से जितनी भी चीज बाहर जाती हैं वो अपान वायु की वजह से ही जाती हैं। वीर्य का मतलब होता है स्पर्म। ठीक है, मूत्र का मतलब हमें पता है, पुरीस का मतलब हमें पता है, आर्तव का मतलब होता है मेंस्ट्रुअल ब्लड, गर्भ को आपको पता ही है। ठीक है, तो ये था हमारा अपान वायु। हमने पांचों वायु को पढ़ लिया, यानी कि पांचों प्रकार वात के हमने पढ़ लिए हैं। बस आप इतना ही याद रखना, पांचों प्रकार के आपको सिर्फ स्थान और कर्म दो ही चीजें पढ़नी है, हिंदी में पढ़नी है, इनके श्लोक नहीं लिखने हैं। लेकिन आपको जो वात के कर्म है, उनके गुण है, उसके क्षय वृद्धि के लक्षण है, इनको आपको इस श्लोक के साथ याद करना है, बहुत ही ज्यादा जरूरी है ये। वात, पित्त और कफ तीनों के ऐसे ही आपको याद करने हैं, और फिर तीनों के प्रकार इसी तरीके से आपको याद करने हैं। अगर आपने ये कर लिया तो आपके 10 से 15 नंबर सिक्योर हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको इसी तरीके से पढ़ना है बाकी 200 को भी। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आप चाहते हैं मैं उन दोनों को भी पढ़ाऊं तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। अगर 5 स्टूडेंट्स ने भी बताए तो मैं उन पे भी वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट लेक्चर में। टेक केयर।